सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता, और फिर ये सवाल, अब कम से कम वो स्थिति नहीं है। ईवीएम भी ठीक है, अब कुछ भी वीक नहीं है, और सेलिब्रेशन जो ऑपोजिशन के खेमे में हो रहे हैं वो आप देखिए, दो खबरें ऐसे आई हैं। काली घाट में ममता बनर्जी के घर के बाहर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी देवेंद्र, वैसा तो कम से कम रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के घर के बाहर काली घाट में जहां सेलिब्रेशन शुरू हो गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ता बड़ी खुशी मना रहे हैं, वहां पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये दोनों रीजनल पार्टीज हैं, ये डिजर्व भी करती हैं, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इतना एनहांस किया है कि ये दोनों, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये दोनों डिजर्व करती है। अधिकारी परिवार का बीजेपी के साथ आ जाना, कोई इसका फायदा नहीं हुआ देवेंद्र, क्या वजह है? और निश्चित तौर पर न सिर्फ आना, बल्कि उनको जितना फ्री हैंड दिया गया था बंगाल में, बाकी पहले के बीजेपी के जो नेता रहे हैं एक तरह से उनको किनारे रखा। जैसे दिलीप घोष की जो कंस्टिट्यूंसी बदली गई, उसके पीछे वजह ही यही थी कि अधिकारी चाहते थे कि उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, और उस हद तक बीजेपी गई कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप घोष, 2 बार के सांसद रहे, उनकी कंस्टिट्यूंसी को ही बदला गया। तो एकदम से फ्री हैंड उनको दिया गया था, और मकसद ये था कि ममता बनर्जी की ग्राउंड की जो पॉलिटिक्स है उसको अधिकारी बंधु क्योंकि बेहतर समझते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी उसको ठीक तरीके से हैंडल कर सकें। लेकिन अगर ये जो इंडिकेशन है वो तो ये बता रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह, देखिए ये एक्सपेरिमेंट कहीं सफल होते हैं, कहीं फेल होते हैं। आप ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, कैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी ने मिलकर की है। 133 सीटें टीडीपी जीत चुकी है। ये बिल्कुल कमाल का परिवर्तन है। पश्चिम बंगाल की टैली इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इस पर गौर करिए। 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी जहां लीड कर रही है, एक मालदा दक्षिण है और एक बहरामपुर जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुर्शिदाबाद की सीट जहां पर लेफ्ट पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जरा आप पश्चिम बंगाल की टैली दिखाइए, पार्टी वाइज सिचुएशन उससे सामने आएगी। बीजेपी 10 सीटों पर लीड करी है, उसमें एक अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर। अच्छा, मालदा उत्तर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है, यहां से वो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 8,579 वोटों से मार्जिन से जो है वो आगे चल रहे हैं। एक डेटा ये भी आया है कि ऑलमोस्ट 200 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 10,000 से कम है। 200 सीटों पूरा हर स्टेट वाइज भी मैं जब डाटा देख रहा हूँ सर, तो बहुत सारी सीटें ऐसी जहाँ पे 1500, 2000, 3000, 4000, तो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधानसभा में ये मार्जिन पूरा हो जाता है। हाँ, लेकिन देवेंद्र इसका मतलब ये भी तो है कि ये कहानी पूरी तरह ही पलट सकती है। बिल्कुल पलट सकती है, बिल्कुल पूरी तरीके से मिली जुली सरकार की बात जो मैंने कही उसी संदर्भ में। आपने मेरठ देखा ना, एक समय 46,000 से जीता हुआ आदमी आज जो है 6,000 से कितने से पिछड़ रहा है, 6,000 से पिछड़ गए। और मैं आपको बीजेपी की पश्चिम बंगाल की सीटों में बता दूं कि मार्जिन जो है पुरुलिया पे जो है वो 1446 वोटों का है, कांथी पे 2,553 वोटों का है, तमलुक पे 5,065 वोटों का है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पे बहुत क्लोज मार्जिन से बीजेपी बंगाल में बढ़त बनाए हुए। अगर एक राउंड की बात करें तो करीब 14 टेबल होती हैं एक राउंड में, और सारी विधानसभाओं की एक साथ काउंटिंग होती है, तो करीब 70 पोलिंग बूथ, मतलब 70,000 वोट एक बार में गिने जाते हैं। तो एक राउंड में 70,000, अगर 2-3 राउंड में अगर इधर खिसक गया तो चेंज तो हो सकता है, लेकिन अमूमन जैसा रजत जी ने कहा, जो 12 बजे के आसपास आ जाता है, क्योंकि वो ट्रेंड भी है। अगर एक वोटर ने ऐसा ट्रेंड किया तो अमूमन वो ट्रेंड चलता रहता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो अभी काफी कई लाख वोट काउंट होने बचे हैं। ये 295 पे देखिए ना, एनडीए फिर आ गया। ये 295 क्या सोच के राहुल जी ने कोट किया था, बार बार एनडीए घूम फिर करके वो 295 के आंकड़े पर आ जाता है। रजत सर, अभी आप थोड़ी देर पहले आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, जगन मोहन सरकार का जाना, टीडीपी का आना, ये क्या मैसेजिंग है? ये बड़ी चीज़ सी, वाईएसआर को लोग हटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प मिला, और तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी दोनों का मिला जुला विकल्प मिला, लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये बड़ी क्लियर है कि लोग उसको हटाना चाहते थे, परेशान थे, उन्होंने कोई ऐसे बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, और लोगों को लगा कि ये सरकार बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई बहुत असर है वहाँ पर, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट मिलने से ये लैंडस्लाइड हो गया। जी, कोई सोशल मीडिया पर पूछ रहा है कि ये तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू, ये कितने रिलायबल पार्टनर्स होंगे, भाग तो नहीं जाएंगे अगर वहां से भी बुलाएगा? देखिए, ये दोनों वहां जाके छोड़ के आए हैं। रजत जी, इसमें मैं आपने वो जो बताया ना चंद्रबाबू नायडू वाला, उसमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को बड़ा एक फिलिप मिला जब उनको उनकी गिरफ्तारी जो पूरा आंध्र प्रदेश का जो वो जो मंजर है,
राजनीतिक लैंडस्केप है वो चेंज हो गया उसकी गिरफ्तारी के बाद, और वहाँ से एक जो है उसका एक बवंडर उठा जिसने कि इनको धराशायी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब वाईएसआर कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया था, मतलब उसका पूरा पैसा बजट का वो लोगों को लाभार्थी देने में, गरीब लोगों को पैसा देने में, बच्चों के फीस के लिए सब पैसा देने में करता था। इसका मतलब ये है कि लाभार्थी वर्ग हमेशा आपके साथ नहीं रहता, दूसरी चीजें भी रहती हैं। ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बहुत बड़ी बात होती है, और इतना बड़ा एक मतलब जिसको कहते हैं सरकार के प्रति लोगों में एक आकर्षण होगा कि भाई मुझे मुफ्त का मेरा पेट भर रहा है, और जो नतीजे दिखा रहे हैं वो उस लाभार्थी का आपके प्रति आकर्षण नहीं दिखा रहा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आंध्रा की राजनीति में तो जगन ने सारा अपना बजट ही लाभार्थी के लिए खर्च किया था। रजत जी, तो शायद इसका कहीं बाद में विश्लेषण होगा, शायद कहीं ये भी हो ठीक है। कि जो फ्रीबीज हैं या ये जो है इनका पता नहीं कितना राजनीतिक राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जब दिया तो उससे अब जैसे नरेंद्र भाई ने दिया 80 करोड़ को दिया, तो ये 80 करोड़ वो नहीं है जिनको की भूख है, इनमें से 70 करोड़ वो है जिनके की पास डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो सारी पैसा राशन खरीदने में लग जाता था। तो जब फ्री राशन मिला तो उनके पास ये डिस्पोजेबल इनकम मिल गई कि भाई अब इस इनकम से मैं अपनी एस्पिरेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी आकांक्षाओं के लिए मेरे पास साधन आ गए हैं। तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन इसका जितना प्रभाव दिखना चाहिए राजनीति में नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब जरा सा वोटों की हम बात कर लें पिनाज, एक सेकंड बस। ये भी इंटरेस्टिंग है देखना, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी को अभी तक जो जितना वोट मिला है वो 39% वोट है। अपने 2014 से 2% ज्यादा, 2% ज्यादा वोट, 39% वोट बीजेपी को गया अभी तक। कांग्रेस पार्टी को 25.5% वोट मिला है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने 5% वोट अपना बढ़ाया, 5 से 6%, 19% था, 19 तो 6% वोट के करीब वोट ज्यादा मिला, 6% वोट कांग्रेस पार्टी का बढ़ गया और 2% बीजेपी का वोट बढ़ा। उसके बाद ये परिस्थिति इस वक्त जो आपको दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस 52 से उठकर 93 पर आ गई है। बीजेपी 303 से अपनी इस वक्त 234 पर लीड कर रही है केवल। इन नतीजों में एक चीज और निकल कर आ रही है, छत्रप्पू की राजनीति जो कहा जा रहा था कि खत्म हो रही है, बाइपोलर इलेक्शन होंगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही थी। लेकिन अब चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें या हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एक बार फिर से रीजनल पार्टी जो है वो स्ट्रांग होकर उभर रही है। देखिए ममता बनर्जी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। बिहार में नीतीश कुमार का साथ किसी को भी लेना पड़ता है, वो अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो जहाँ जहाँ जातिगत समीकरण होते हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब तमिलनाडु में तो पहले से ही डीएमके एआईडीएमके हमेशा से रही है, तो कभी भी रीजनल पार्टियां ख़त्म नहीं हुई, कभी भी उनकी ताकत ख़त्म नहीं हुई, और ना ही कभी जो कास्ट के समीकरण हैं वो ख़त्म हुए। लेकिन जब जब दूसरे कंसिडरेशन इनको ओवरटेक कर लेते हैं तो फिर ये गौण हो जाते हैं, और जब वो दूसरे कंसिडरेशन कम हो जाते हैं ये फिर चीज़ें उभर के वापस आ जाती हैं। सर टीएमसी 30 सीटों पर आगे हो गई है। पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से आप टैली देखिए, पश्चिम बंगाल 30 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी वाकई में इस वक्त बड़ी खुश भी होंगी, और वाकई में जो अहम की लड़ाई उन्होंने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने लेफ्ट का किला अगर ढहा दिया तो बीजेपी क्या चीज़ है, ये उनके शब्द थे। तृणमूल इस वक्त 30 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 11, कांग्रेस 1, लेफ्ट 0। लेफ्ट तो वाकई में 0 पर डाल दिया ममता बनर्जी ने। सुधांशु जी, बीजेपी 11। नहीं, स्वाभाविक तौर पे जो भाजपा ने अपेक्षा करी थी उससे ये प्रदर्शन बहुत ही कम है। मतलब मैंने तो कहा ना कि कहाँ तो ये उम्मीद थी कि भाई 18 से 26, 28 इन सब की कल्पना थी, वहाँ पे 11 पे आना अगर कोई बड़ी जीत बीजेपी के लिए इस पूरे चुनाव में है वो है उड़ीसा में। असेंबली और लोकसभा दोनों में लैंडस्लाइड, वहां 25 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार को हरा के अपनी सरकार बनाना, ये एक बड़ी उपलब्धि और विकल्प बनना था। क्या है कि हमेशा उड़ीसा की पॉलिटिक्स जो थी वो बीजेडी और कांग्रेस के बीच में रही थी, बिल्कुल हमेशा से। भाजपा पहले बीजेडी के कंधे पे उड़ीसा की राजनीति करती थी, फिर नवीन पटनायक ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, अलग करी, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो थी तब भी वहां पे प्रमुख थी। अब कई लोग ये कह रहे थे कि रणनीति में गलती की,
आपको जानों का वाईएसआर समझौता का हो गया साथ था। छोड़ दिया, नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया, इनका नुकसान होगा, ये रणनीति सही साबित वो दोनों जगह देखिए, फायदा हुआ। जबकि ये हो गया था कि एक समय कि नवीन पटनायक के साथ तय हो गया है, बिल्कुल, और फॉर्मूला ये हो रहा था कि भाई लोकसभा में भाजपा ज्यादा लड़ेगी और उसी अनुपात से विधानसभा में वो लड़ेंगे। ये एक फॉर्मूला बन रहा था जिसको कि कई किस स्तर पे ना अस्वीकार्यता हुई मुझे नहीं पता। वो सिर्फ लेकिन- कुछ विधानसभा सीटों को मतलब लेके, जो भी नंबर्स को लेके, लेकिन देखिए वो कहते हैं कि कई बार प्रोविडेंस होता है कि आप कुछ कर रहे थे, करते करते किन्हीं कारणों से नहीं करा और उसका देखिए ये कितना एनडीए कहाँ की से कहाँ सरकार जो है, तो लेकिन कहते हैं गिर गया तो दंडवत। बस नहीं ये जो लेकिन अगर एनडीए 291 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो बड़ी वैसे तो मजबूत हैं लेकिन है बैसाखियां ही दिखाई दे रही हैं। टीडीपी की 16 और जनता दल यूनाइटेड की 15। और दोनों एकदम हार्ड बार्गेनर हैं। जैसे नीतीश कुमार के लिए ऑफर सोचिए सर, अब इधर से ऑफर जाए इंडिया अलायंस वालों की तरफ से कि आपको डिप्टी पीएम बना रहे हैं या पीएम बना रहे हैं, फिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू को तो देखा अभी केसी त्यागी जी को आपने सुना था या नहीं सुना था? फीवर ही बदले हुए उसी वक्त ही लग वो रहा है। बिहार वाले उनके पोस्टर दोबारा आने लगे, नीतीश सबके हैं। नहीं नहीं, देखिए लेकिन क्या है, कहीं भी एक बात ये भी समझनी चाहिए कि मान लीजिए दूसरी तरफ से कोई कोalition सरकार बनाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 90। तो वो सरकार चल पाएगी या जिसके पास 236 सीटें हैं उसकी लीडरशिप में सरकार बने वो चलेगी? और नीतीश को ऑफर कौन देगा? खड़गे देंगे या ममता देंगी या कौन देगा? ये देखिए नहीं, वो देखिए वो चलने वाला लगता वो नहीं। है ही नहीं। वो विकल्प जो है वो इतना छितरा हुआ विकल्प है जहां पे कि प्रभुसत्ता की जो का संघर्ष जो है वो इतना जटिल है। आप सोचते हैं कि ममता जो है किसी का नेतृत्व मानने वाली है? और उसमें फिर अखिलेश कहेंगे कि भाई मैं 40 सीट लेके आया हूं, मैं क्यों नहीं वो- मैं बिल्कुल 16 सीट वाले सही बात बने। है, सही बात सबसे बड़ा दल कांग्रेस के बाद जो बन के उभरेगा इस बार वो अखिलेश का दल, समाजवादी वो कहेगा मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। तो मेरे ख्याल से ये जो है सुनने में आंकड़ों में ठीक लगता है लेकिन ये हो नहीं पाएगा। एक महाराष्ट्र का आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी भी 11 सीटों पर लीड कर रही है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट भी 11 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो एनसीपी का अजीत गुट, इसे नुकसान दिखाई दे रहा है, शिंदे गुट को भी नुकसान दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो है सो है वो दो अजीत नुकसान का है। तो खाता खुला कि नहीं खुला अभी नहीं, तक? एक सीट पर, एक सीट पर। एक सीट पर महाराष्ट्र यानी में वाकई जो है भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो विधानसभा में जो नेतृत्व देके जो सारी उस समय वोट पड़ी थी वो देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी के लिए पड़ी थी और स्वीप करा था। वहां से इस स्थिति पे आ जाना ये भाजपा के लिए जी लेकिन ये परिणाम क्या आ रहा है? एक 10 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज और है, जरा वो हम सुन लें फिर आते हैं। वो क्या एहसास है जो बना देता है